नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए फिर बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? चार विकल्प आप सभी के सामने हैं। पहला विकल्प है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। दूसरा विकल्प है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। तीसरा विकल्प है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। और अंतिम विकल्प है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नदी और समुद्र के पानी की यदि हम तुलना करें तो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो विभिन्न लवणों की वजह से ज़्यादा होता है। वो घनत्व ज़्यादा होता है, इसी वजह से जब तैराक उसमें तैरता है तो उसको नदी के मुकाबले ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है निम्न दाब, दूसरा विकल्प है निम्न घनत्व, तीसरा विकल्प है निम्न श्यानता और चौथा विकल्प है हमारा निम्न तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण ही जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, क्योंकि निम्न घनत्व के कारण जो भार होता है बादलों का वो कम रहता है और इस कम भार के कारण ही वो आसानी से वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि, चार विकल्प आप सभी के सामने हैं। पहला विकल्प है वह झटकों को अवशोषित कर सके। दूसरा विकल्प है फिस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए। तीसरा विकल्प है पटरियाँ समानांतर बनी रहें। और चौथा विकल्प है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। जब फिस पट्टियाँ लगाई जाती हैं तो उसकी वजह से दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, चार विकल्प आप सभी के सामने हैं। पहला विकल्प है ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। दूसरा विकल्प है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। तीसरा विकल्प है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। और अंतिम विकल्प है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडलीय दाब में कमी आती जाती है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो हमारे शरीर का जो उच्च दाब होता है उस दाब की वजह से हमारे नाक से कभी कभी खून निकलने लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पाँचवें नंबर का, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? चार विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा विकल्प है यहाँ पर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। और तीसरा विकल्प है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ये दोनों एक ही विकल्प हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये दोनों एक ही विकल्प हैं। इसको आप सी मान सकते हैं, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। और ये अंतिम विकल्प हो जाएगा डी नंबर का हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। आप लोगों को याद रखना है कि दाब कम होने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। इसी वजह से जो पानी होता है वो 100 डिग्री से कम तापमान पर भी ऊंचाइयों पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठवें नंबर का, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो यहाँ पर चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है गर्म मौसम, दूसरा विकल्प है सर्द मौसम, तीसरा विकल्प है आंधी या झंझावत की संभावना और अंतिम विकल्प है शुष्क मौसम।
तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना। आपको याद रखना है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिरता है तो यह खराब मौसम की ओर इशारा करता है, आंधी, तूफान या झंझावत की संभावना होती है। और यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये साफ मौसम का संकेत देता है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। दूसरा विकल्प है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा विकल्प है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और अंतिम विकल्प है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आपको याद रखना है कि दाब को जब बढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक तो क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरी बात उसके अंदर जो भाप बनती है उसको भी बाहर निकलने की जगह नहीं होती है। इसी वजह से जब हम कुकर में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तो उससे हमारा खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या चौथा विकल्प है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। आप लोगों को याद रखना है कि अत्यंत उच्च तापमान पर जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और हीलियम के नाभिक बनाते हैं, और इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है और इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वें नंबर का, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो आपको बता दें डायनेमो का मतलब होता है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर को ही डायनेमो भी कहा जाता है। तो ये क्या काम करता है वो हमें देखना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। पहला विकल्प है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। दूसरा विकल्प है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तीसरा विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और अंतिम विकल्प है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो जनरेटर का काम जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना काम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वें नंबर का, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। 4 विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प हो जाएगा गतिज ऊर्जा, दूसरा विकल्प है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा विकल्प है संचित ऊर्जा, और चौथा विकल्प है विखंडन ऊर्जा। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की विशेष स्थिति में कारण जो ऊर्जा होती है उसके अंदर वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे जब हम बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करते हैं तो बांध के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से यदि हम किसी वस्तु को या पत्थर को एक डोरी से बांधकर ऊपर बांध देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम गद्दे पर बैठते हैं या गद्देदार सीट पर बैठते हैं तो उससे जो गद्दा होता है वो एक विशेष स्थिति में पहुंच जाता है, और उस विशेष स्थिति में पहुंचने के कारण उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वें नंबर का। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है दुगनी हो जाती है, दूसरा विकल्प है चौगुनी हो जाती है, तीसरा विकल्प है समान रहती है और चौथा विकल्प है तीन गुनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु की गति को दुगना किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा चार गुनी हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा विकल्प है ला सातेलिए का नियम, तीसरा विकल्प है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और चौथा नियम है यहाँ पर, चौथा जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है परासरण का नियम। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य को, जो द्रव्य होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस ऊर्जा जो होती है या जो द्रव्य होता है उसको एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता और ना ही किसी नए द्रव्य को या नई ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर का। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है पास्कल का नियम, दूसरा विकल्प है टॉरिसेली का नियम, तीसरा विकल्प है आर्किमिडीज का सिद्धांत और चौथा जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है वो है न्यूटन का नियम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम एक बेहद ही महत्वपूर्ण नियम है। पास्कल ने बताया है कि जब हम किसी द्रव के ऊपर दाब डालते हैं तो जो दाब होता है वो समान दिशाओं में चारों ओर फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस बिंदु पर दाब डाला जाए उसी बिंदु पर दाब लगेगा। द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से दाब जो है वो लगता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसी बंद द्रव में यदि हम किसी एक बिंदु पर थोड़ा सा यदि हम बल लगाएं तो थोड़ा सा बल लगाकर हम बहुत ज़्यादा बल प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे उससे काम कर सकते हैं। तो जो वाहन होते हैं, वाहन में जो ब्रेक होते हैं वो इसी के आधार पर काम करते हैं। हम थोड़ा सा बल लगाते हैं और थोड़ा सा बल लगाने से जो बल होता है वो चारों पहियों के ऊपर लगता है और इस तरह से हमारे जो वाहन होते हैं वो रुक जाते हैं। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की ऐसी मशीनें होती हैं जो पास्कल के नियम पर काम करती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ए विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। चार विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है अपकेंद्रीय बल, दूसरा विकल्प है अभिकेंद्रीय बल, तीसरा विकल्प है गुरुत्व बल और चौथा विकल्प है यहाँ पर हमारा घर्षण बल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि दो प्रकार के बल होते हैं। एक बल अंदर की ओर काम करता है, एक बल अंदर की ओर काम करता है और एक बल बाहर की ओर काम करता है। तो जो बल अंदर की ओर काम करता है उस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल और जो बल बाहर की ओर काम करता है उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो जब जैसे हम अभिकेंद्रीय बल का यदि हम उदाहरण दें तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है।
उसी प्रकार से जब दूध को मथा जाता है, दूध को मथने वाली जो मशीन होती है, क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। उसी प्रकार से जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने वाली मशीन होती है, या कपड़ों को सुखाने वाली जो मशीन होती है, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। तो आपको याद रखना है कि जो बल अंदर की ओर काम करता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, और जो बल बाहर की ओर काम करता है उस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है यह पृथ्वी के निकट है। दूसरा विकल्प है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। या चौथा विकल्प है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा विकल्प है 11.2 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा विकल्प है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा विकल्प है 10.2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा स्पीड से यदि हम अंतरिक्ष की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन यदि हम इस स्पीड से कम स्पीड पर भेजेंगे तो वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाएगी या पृथ्वी पर वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पृथ्वी के जो पलायन वेग का मान है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये ध्यान से आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18वें नंबर का, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह भी बोल सकते हैं या भू स्थायी उपग्रह भी बोल सकते हैं। तो भू स्थायी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 1 दिन के बराबर होता है, 1 दिन या 24 घंटा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 1 दिन में भू स्थायी उपग्रह अपनी परिक्रमा को पूरी करता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? चार विकल्प आप सभी के सामने हैं। पहला विकल्प है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। दूसरा विकल्प है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तीसरा विकल्प है जब समान वेग से नीचे आ रही हो। और अंतिम विकल्प है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो बैठा व्यक्ति होता है उसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और उसी प्रकार से जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आती है या त्वरित गति से नीचे की ओर आती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार कम प्रतीत होता है। वहीं अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपने भार में किसी भी प्रकार से परिवर्तन महसूस नहीं होगा, यदि समान वेग है तो। लेकिन अचानक से वेग बढ़ता जा रहा है या अचानक से वेग कम होता जा रहा है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपने भार में परिवर्तन महसूस होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। एक तुल्यकारी उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से लगातार आप सभी को वीडियो मिलते रहेंगे।
विज्ञान के, हिंदी के लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और ये वीडियो सभी प्रकार की परीक्षाओं में आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।